अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा तालिबात, जो बच्चे पवित्र पोर्टल एग्जाम में सिलेक्ट हो गए हैं और शिक्षक भर्ती के जो राउंड थे, पहले राउंड में उनका सिलेक्शन हो गया है, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ जो बच्चे नहीं लगे हैं तो उन्हें कहता हूं कि भाई इन्नल्लाह मअस साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। सेकंड राउंड में आपका इंशाल्लाह हो सकता है। चलिए, अब दो तीन मुद्दे हैं आज के, बिना किसी देरी के हम सबसे पहले मुद्दों पे आते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि मराठी वाले उर्दू में लग गए। इसके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग निवेदन वगैरह भी दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मेरा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। देखिए, मैं तो इस चीज़ के पर्सनली ऐसा मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं कि भाई मराठी वाला कैंडिडेट उर्दू में आके वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मगर इन्होंने क्या करे है, ऐसा रूल बनाए कि भाई लैंग्वेज टीचर वाला बंदा है तो वो किसी भी मीडियम में लैंग्वेज पढ़ा सकता है। यानी अगर कन्नड़ मीडियम भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, गुजराती माध्यम है, मराठी है, उर्दू है, हिंदी है, वहां इंग्लिश सब्जेक्ट अगर पढ़ाना है तो पूरी किताब हर मीडियम वालों को सेम किताब रहेगी। तो वह इंग्लिश सब्जेक्ट है, यानी भाषा विषय है, तो वह इंग्लिश में ही पढ़ाएगा चाहे कौन से भी मीडियम में हो। तो वो रूल वहां पे लागू नहीं होता कि वो उस मीडियम का बंदा होना चाहिए। यानी उर्दू मीडियम पर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना है तो कोई भी पढ़ा सकता है, ऐसा इन्होंने रूल बनाए। रूल सही है गलत है वो एक अलग विषय है। तो उर्दू अगर सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है, चाहे वो तेलुगु मीडियम की स्कूल भी क्यों ना हो, अगर वहां पर उर्दू लैंग्वेज पढ़ाने का अगर ऑप्शन है, जैसे मिसाल के तौर पर अपन बोल रहे हैं, तो उर्दू वाला ही बंदा वहां पे जाएगा। तो वहां पर फिर ये नहीं रहेगा कि तेलुगु वाला बंदा होना, या फिर अगर हिंदी मीडियम की स्कूल है या मराठी मीडियम की स्कूल है और वहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वहां पे उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा जिसका बीए में इंग्लिश था तो वो भी वहां पे लग सकता है। और वैसे ही मराठी वाले का उर्दू के ताल्लुक से भी है। तो इनका ऐसा रूल है। साथ ही साथ सेमी इंग्लिश के जहां पर एडवर्टीजमेंट थी, बीएमसी में थी और शायद रायगढ़ में थी, उर्दू के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं कि भाई उर्दू मीडियम की स्कूल पर सेमी इंग्लिश पढ़ाना है, तो उन्होंने रूल बनाया था कि जिसका बीएड इंग्लिश मीडियम से है या टोटल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से है तो वो कैंडिडेट सेमी इंग्लिश की जगह के लिए पात्र है। जैसा कि मैं मेरी बात करता हूं, मेरा बीएड इंग्लिश मीडियम से हुआ है, तो ऐसी मराठी स्कूलें जहां पर इंग्लिश में मैथ और साइंस पढ़ाना है, जैसा कि जिसे हम सेमी इंग्लिश स्कूलें कहते हैं, जैसे कि बुल्ढाना में था, बीएमसी में था और बहुत सारी जगहों पे था, तो उन तमाम जगहों के लिए मैं पात्र था। साथ ही साथ बीएमसी में मराठी मीडियम की जगह थी जहां पर सेमी इंग्लिश में मैथ साइंस पढ़ाना था, हिंदी मीडियम की जगह थी जहां पर मैथ साइंस पढ़ाना था, और इंग्लिश मीडियम की जगह थी जहां पे मैथ साइंस पढ़ाना था। तो बीएमसी में चारों भी जो मीडियम थे, उन तमाम मीडियम के प्रेफरेंस मुझे या मेरे जैसे वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएड इंग्लिश मीडियम में किया था उनको वो प्रेफरेंस आए थे। और अगर हम वो प्रेफरेंस सिलेक्ट करते तो हम भी वहां पे लग जाते, अगर हम मेरिट में बैठते तो सेम कंडीशन मराठी वालों के साथ में हुई। चूंकि अब उनको लगे इसलिए क्योंकि एससी एसटी की जगह थी, एनटीसी एनटीडी की जगह थी, तो अपने इसमें तो नहीं रहती है, तो इसलिए वो अपने वाले ने किसी ने वहां पे अप्लाई ही नहीं किया और वो वाले बंदे ने वहां पर अप्लाई कर दिया। आपने गौर करना है कि जो उन्होंने प्रेफरेंस नंबर दिया है वो भी काफी लेट है, 40 45 कुछ एक होंगे जिन्होंने पहला दूसरा दिया होगा, मगर मोस्टली प्रेफरेंस जो है वो उनका कि मैंने देखा कि 168वां प्रेफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन पे उनका सिलेक्शन हुआ है। अब इनका जो उन्होंने ऐसा रूल बनाया था उसके हिसाब से ये, अब वो सही था गलत था वो एक अलग विषय है, मगर रूल के हिसाब से ही वो हुआ है। जिस तरह पिछले शिक्षक भर्ती में मेरे और ऐसे मेरे जैसे कई कैंडिडेट जिनका
12वीं बीएससी और बीएड इंग्लिश मीडियम से हुआ था और बाकी टोटल एजुकेशन यानी प्राथमिक एजुकेशन जो था वो उर्दू मीडियम से हुआ था। तो हमें अपात्र कर दिया गया था कि तुम उर्दू मीडियम पे लग नहीं सकते। ऐसा रूल बना दिए थे उन्होंने, एक लाइन लिख दिए थे उन्होंने कि 6 से 8 और 9 10 पे पढ़ाने के लिए आपने 12वीं बीएससी बीएड में जो आपका मीडियम है वही मीडियम पर आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारा नहीं हुआ था उसमें, तो वैसे उन्होंने ऐसा रूल बनाया है। ठीक है, वो रूल सही है गलत था, पिछली बारी में गलत था तो अब जाके वो दुरुस्त हुआ, हमने उसका पार्ट पूरा हुआ किया उनसे जो गलती हुई थी। तो मगर वो लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज का जो टीचर रहता है उसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी मीडियम से पढ़ा हुआ हो, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वो उस मीडियम के पर पात्र है, उस सब्जेक्ट के लिए, ऐसा इनका रूल है। ठीक है, सही है गलत है वो अलग विषय है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 2 हमारा पॉइंट है, क्या समांतर आरक्षण की जो सीटें खाली रह गई है उनका राउंड होगा। तो जो नोटिस भी आया है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि पवित्र पोर्टल पर जो पॉइंट उन्होंने दिया है कि वह किस तरीके से सूचना रहेंगी, और तो उसमें एक जो जीआर था, इसी साल में जीआर आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि वह समांतर आरक्षण की जगह है अगर वो खाली रह जाती है तो वो उसी कैटेगरी के बंदे को मिलेगी। तो उसमें उन्होंने क्लियर ऐसा उल्लेख तो नहीं दिया है, आगे ऐसा बात बताएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी तो हम ये कह नहीं सकते कि वो उसका क्या होगा, क्योंकि पिछली शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई राउंड हुआ नहीं था। 9 अगस्त को पहला राउंड हुआ था, उसके प्रेफरेंस जो जून में डाले गए थे, और उसके बाद में अगला राउंड दिसंबर में हुआ था, कन्वर्टेड राउंड, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर वो समांतर की जो जगहें बची हुई होंगी, अब वो कितनी है क्या है वो आप वो जो उस पर एनालाइज करें उसका कि भाई कितनी जगह बच गई है, तो वो तमाम जगहें उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जनरल में जाएंगी कि नहीं जाएंगे, ये हमको आगे देखने को मिलेगा। अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता उसके ऊपर में, मे भी हो सकता है हो जाए या नहीं हो जाए। ठीक है, बात गई कन्वर्टेड राउंड की, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं, अब वो आपको सही लगे अच्छी लगे गलत लगे बुरी लगे, गलत हुआ सही हुआ वो विषय नहीं है, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 90 नंबर से कम नंबर पर सीटेड टीईटी पास होने वाले 55% पे जो रहता है, जनरल का जब राउंड होगा तो वो तमाम कैंडिडेट उस राउंड के लिए अपात्र रहेंगे अगर उनको 90 से कम नंबर है तो। अब आपको अच्छा लग रहा बुरा लग रहा, गलत हुआ सही हुआ, जिसको 90 से ज्यादा नंबर है वो कह रहा है कि अच्छा हो गया, कंपटीशन कम हो गया। जिसको 90 से कम नंबर थे वो बोल रहे थे कि यार गलत हुआ, अब कैसा होगा हमारा क्या होगा। मगर एक बात और ये पहले से भी है कि अगर आपने ओपन कैटेगरी पर अप्लाई करना है तो आपको जो कैटेगरी के जो सहूलत मिलती है वो सहूलत आपको नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको एक मिसाल लेता हूं कि भाई एग्जाम मैंने दिया, एक जगह कैटेगरी की पोस्ट थी एक जगह जनरल की पोस्ट थी, मैंने दोनों जगह एग्जाम दिया। कैटेगरी की पोस्ट में जो एग्जाम फीस लगी थी वो कम थी, मिसाल के तौर पर 1000 रुपए अगर एग्जाम फीस है तो 700 रुपए लगी है कैटेगरी में। और सेम बायोडाटा मैंने एक दूसरी पोस्ट के लिए डाला जो कि जनरल पोस्ट थी, तो वहां पर मुझे 700 रुपए नहीं लगे बल्कि 1000 रुपए लगे। इवन के मैंने अपनी कैटेगरी डालने के बावजूद भी 1000 रुपए लगे। और जो परसेंटेज वगैरह होता है उसका जो रिलैक्सेशन मिलता है कास्ट वालों को कि भाई उनको 5% कम पर भी सिलेक्शन होता है, तो वो भी नहीं। अगर वहां अपन डाल रहे थे कि भाई हमारा परसेंटेज 42% है तो वो डायरेक्ट बता दे रहा था कि आप आगे फॉर्म ही नहीं भर रहा था। तो ये इसका रूल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में निर्णय दिया है कि भाई अगर ओपन कैटेगरी की जगह पे आपको अप्लाई करना है तो ओपन कैटेगरी की कंडीशन आपने फुलफिल करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो फाइनल ऑर्डर है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता कोई। आपने फिर 90 पे पास करना था,
या आपका पहला राउंड में सिलेक्शन होना था, या जो भी बात है। अब वो मेरे को भी बुरा लग रहा है कि भाई ऐसे कुछ कैंडिडेट है, मगर उसमें अब क्या मैं कर क्या सकते हैं। जो रूल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर हम कहीं अपने अपील भी नहीं कर सकते। तो पर्सनली मुझे तो बुरा लग रहा है कि भाई ऐसे, मैं खुद पर्सनली ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जिनको 88 थे, 87 थे, और उनको टेट में नंबर भी अच्छे थे फर्स्ट राउंड में उनका नहीं हुआ तो उनको उम्मीद थी कि सेकंड राउंड में हमारा हो जाएगा, मगर वो सारे कैंडिडेट जो है वो निराश हो गए। तो ऐसा है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि आज की बात करूं कि मैं भी हमारे जिला परिषद ऑफिस में गया था, हम जितने भी वहां पर कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो वहां पर मैं गया तो वो तो सोए हुए थे सब, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होया है, लिस्ट लगी है, फलाना है, ढिमका है। फिर मैंने उनको बताया कि भाई एक लेटर है, ये लेटर मैंने उनको दिया कि ऐसा लेटर आया। फिर उन्होंने देखे, अरे हाँ ऐसा लेटर है। फिर बोले रिकमेंडेशन की लिस्ट कहाँ है। तो वहां पर उन ऑफिस में जो एक टेक्निकल बंदा था जो कि दूसरे ऑफिस में बैठता था, तो इत्तेफाक से वो वहां पर आ गया और वो उसने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लिस्ट लगी है। फिर उसने अपनी आईडी से लॉगिन किया और फिर जाके उसने एक पीडीएफ उनको डाउनलोड करके उनको दी। फिर उन्होंने हमारा नंबर वगैरह नोट किया, मोबाइल नंबर, और बोलेंगे हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। तो ऐसे ही आप क्या करें, अगर आपका दूर दराज हुआ होगा तो आपके कांटेक्ट का अगर कोई बंदा होगा वहां पे तो उसको भेजिए कि भाई कब बुलाना है, क्या बुलाना है, आपको नंबर नोट करा दीजिए। एक बंदा तो आया भी नहीं था, एक बंदे का कोई रिलेटिव आया था, फिर उसने अपना नंबर नोट करा दिया और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको कॉल करेंगे कि भाई कब कब आना है आपने। तो इस तरीके से आप भी अगर खुद जा सकते हैं तो खुद चले जाए। आज मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि भाई वो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ होगा, मगर हमको जाना जरूरी था कि ताकि हमने उनको जगह दी है कि भाई ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने पुराने फाइल वगैरह जो पाठ पुरावा किए थे वो निकाले हैं और फिर बोले कि हम आपको कॉल करते हैं 1 2 4 5 दिन में, कब करते कब नहीं। तो ऐसे फिर एक मुंबई वाले का भी मेरे को किसी का मैसेज आया है, तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द उसके ऊपर एक सूचना पत्र लगाएंगे या पोर्टल पर भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 कंसर्निंग आदमी वहां आपके जिला परिषद में चले जाए और वहां से थोड़ी इंक्वायरी ले ले, सबकी जाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप नजदीक पास है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मेरा नजदीक था तो मैं चले गया था। तो ये सारा प्रोसेस था। तो सिलेक्शन अगर आपका हो गया है तो आपको फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो उसका फिर वो आपको बताएंगे कि कब आना है, क्या आना है। तो इसलिए आप वहाँ पर एक आधे बंदे को भेज दीजिए कि इसका दूर भी हुआ होगा। मैं जानता हूँ कि भाई अकोला में रहता है, जलगांव में हुआ है, तो जलगांव काफी दूर है। तो जलगांव वाले किसी बंदे को या जलगांव का कोई बंदा सिलेक्ट हुआ है तो उससे कॉन्टेक्ट करके वहां से पूछ ले कि भाई फला फला डेट को आना है, तमाम कागजात लेके चले जाए। कागजात जो पीडीएफ आई है सूचना पत्र जो, तो उसमें 17 नंबर के पॉइंट से 17.1 से लेके 17.28 तक के पॉइंट है। वो कागजात वो पीडीएफ पे से देखो और उसका सेट बनाओ, 2 सेट, 2 जेरॉक्स और ओरिजिनल, ये ऐसे 3 सेट टोटल वो आपको ले आना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराना है। वैलिडिटी की अभी जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। एमएससीआईटी का भी ऐसा है कि भाई अभी है तो ठीक है, नहीं है तो उसका मौका मिलता है। तो ये सारी अपडेट थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।